नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे कि आपने देखा कि पिछले वीडियो में 7 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था वेरी शॉर्ट में। आज क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि द टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस प्लेस्ड in electric field normally is defined as the electric flux। और इसकी जो SI यूनिट के बारे में मैंने आपको बतलाया था, जैसे कि phi इक्वल टू EA होता है फॉर्मूला, तो E का यूनिट क्या होता है, यहां पर न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मेरे पास यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट इंटू मीटर। ओके बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन यहां पे जो है, इसमें इन्होंने क्या रखा है, अ स्फेरिकल रबर बैलून कैरीज अ चार्ज दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। एक कोई स्फेरिकल रबर बैलून है जो चार्ज को कैरी करता है, जो यूनिफॉर्मली सरफेस पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। एज द बैलून ब्लोन अप एंड इंक्रीज इन साइज, अगर ये बैलून ऊपर जाता है और अगर इसका साइज इंक्रीज होता है, how does the total electric flux coming out the surface change, give a reason। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो तो डिपेंड करता है phi इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू पे। मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो यहां पे आपको पता है कि phi e इज इक्वल टू किसके होता है, 1/ε0 इंटू क्यू के होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि चार्ज, चूंकि बैलून का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन साइज बढ़ने से चार्ज की वैल्यू पे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा, चार्ज तो उसका अनचेंज्ड ही रहेगा। बैलून की साइज इंक्रीज होगा लेकिन चार्ज अगर कांस्टेंट होगा, और अगर चार्ज कांस्टेंट होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आई थिंक। यहां पर सीधी सी बात है कि बैलून जो है उसका तो साइज बढ़ रहा है, बट लेकिन जो चार्ज स्मॉल बैलून पे था, चार्ज तो सेम ही रहेगा, साइज बढ़ने से चार्ज तो चेंज थोड़ी नहीं होगा। और आपको पता है कि जब चार्ज चेंज नहीं होगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो नेट चार्ज इनके इक्वल होता है, और नेट चार्ज सेम है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या रखा है, ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। जैसे आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में मेरे पास में एक कोई स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर दी गई है, और इस स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर अबव आपने देखा एक कोई चार्ज है Q, जो कितना दिया गया है, 10 माइक्रोकूलम है। ठीक, तो हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है इस स्क्वायर से, और जो क्यूब है उसका जो साइड दिया गया वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए स्क्वायर हमारे पास ABCD है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, बट चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो चार्ज कितना है हमारे पास में, इसके सेंटर पर 10 माइक्रोकूलम है। कूलम में अगर हम चेंज कर ले इसकी वैल्यू तो 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरी क्यूब से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे कि पूरे क्यूब से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो आपको पता है क्यूब की जो 6 सरफेसेस होती है, 6 सरफेस से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज 1/ε0 इंटू क्यूब। लेकिन अगर हम लोग इसकी केवल एक सरफेस की बात करें कि क्यूब के एक सरफेस से हमारे पास में निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, 1/6 टाइम होगा इनिशियल वैल्यू का, यानी कि 1/6 टाइम्स ऑफ Q/ε0 हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग Q का वैल्यू पुट कर लेते हैं, 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो से कूलम में चेंज कर लेंगे। ε0 की वैल्यू जैसे कि आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, और जब हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलेगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज 1/88 इंटू 10�5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ध्यान से समझिएगा, मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बैक में चाह रहा हूं। यहां पे आप देख रहे हैं ये एक क्यूब नहीं है, ये एक क्यूब की एक सरफेस है, और आपको पता है कि क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो पूरे क्यूब से जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज 1/ε0 इंटू क्यूब।
और अगर मैं कहूं कि क्यूब के किसी एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो आपको पता है कि क्यूब के एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स होगा वो 1/6 टाइम्स होगा Q/ε0, और आप इस तरीके से इसकी वैल्यू को देखेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें इन्होंने क्या रखा है, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q, ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर. A third point charge Q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges such that the system in equilibrium. Find the position and nature of the Q. हम लोगों को चार्ज Q का पोजीशन और नेचर के बारे में यहां पे बतलाना है कि क्या होगा। देखिए, इक्विलिब्रियम, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द चार्ज Q। थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे चूंकि सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में, तो आपको पता है कि उसका जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा। अब चूंकि यहां पर आपने देखा कि द टोटल फोर्स ऑन Q टू बी 0, अगर जो Q चार्ज है उस पर टोटल फोर्स 0 है, तो जैसे हम पहले फिगर थोड़ा सा यहां पे समझ लें कि जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक ये चार्ज है Q और एक आपने देखा ये है चार्ज Q, और ये दोनों चार्जेस आपने देखा एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। यहां पर एक तीसरा पॉइंट चार्ज कैपिटल Q, उसको हम लोग कहां रखते हैं, यहां पे इन्होंने क्या रखा है, अ थर्ड पॉइंट चार्ज Q ऑफ अ नोन मैग्नीट्यूड एंड साइन इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सच दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम। यहां पे जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहां पे कैपिटल Q चार्ज रख लिया, जैसे ये डिस्टेंस अगर हम लोग x ले लें तो आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 - x हो जाएगी। तो इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स इस तरफ काम करेगा, इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स इस तरफ काम करेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, इनके बीच में 1/4πε0 Q/x², और इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा 1/4πε0 Q और अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस Q की वजह से जो लगने वाला फोर्स होगा इक्विलिब्रियम में, वो F1 मान लेते हैं इस तरफ काम करेगा, और इस Q की वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो F2 कहां काम करेगा, इधर काम करेगा। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो नेट फोर्स जो आपको पता है वो नेट फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और जब नेट फोर्स F इक्वल टू 0 होगा तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द F1 माइनस के मैग्नीट्यूड ऑफ द F2 इक्वल टू 0। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर F1 इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर F2। और F1 इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है और F2 इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो यहां पर जब आप देखेंगे ये 1/4πε0 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे ये यहां पर अगर आप देखेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये Q अगर आप देखेंगे ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में देखने को मिलेगा x² इक्वल टू आपके पास में 2 - x का होल स्क्वायर, या x इज इक्वल टू आपके सामने आएगा 2 - x, या आपने देखा 2x इज इक्वल टू 2, या x इज इक्वल टू 2/2। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कोई चार्ज जो है चाहे इस तरफ से ले लो या इस तरफ से ले लो, 1 मीटर की डिस्टेंस पर अगर हम लोग कैपिटल Q को रख रहे हैं तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 0 हो जाएगी। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को फिगर एक बार यहां पे और समझ सकते हैं आप, ये आपने यहां से देख लिया। ओके, आगे हम लोग यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें इन्होंने कह के रखा हुआ है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q एंटर्स द रीजन बिटवीन टू चार्ज प्लेट initially moving along x-axis with the speed vx as shown in the figure. The length of the plate is L and an uniform electric field E is maintained between the plates so that the vertical deflection of the particle at the far edge of the plate is QEL²/2mvx²। इस क्वेश्चन को हम लोग कल कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चार्ज टू मास रेशियो हमारे पास में किसका ज्यादा होता है। देखिए इसको समझ लीजिए आप जरा कुछ इस तरीके से, जैसे इन्होंने क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये दो मेरे पास में चार्ज प्लेट हैं। इस तरीके से आपने देखा कि दो चार्ज प्लेट हैं, और ये सामने हम लोग कोई एक स्क्रीन ले लेते हैं, और ये सामने स्क्रीन लेने के बाद में ये यहां पर आपने देखा कि कोई
प्लस क्यू चार्ज है। एक बार यहां पे क्वेश्चन में हम लोग और देख लें, जैसे यहां पर सॉरी ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज माइनस क्यू है, माइनस क्यू चार्ज है, और प्लेट की लेंथ जो है वो कितनी है, यहां पे देखा द लेंथ ऑफ द प्लेट l है, और vx स्पीड से एंटर कर रहा है यहां पर। तो हम लोगों को वर्टिकल डिफ्लेक्शन दिखाना है कि सो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द फार एज ऑफ द प्लेट इज इतना। वर्टिकल डिफ्लेक्शन की हम लोग यहां पे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, और यहां अगर आपने देखा ये प्लस है, और ये आपने देखा यहां पर क्या है, माइनस है, और यहां पर अगर आपने देखा ये कितनी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, vx। यहां पे vx दे दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे इनिशियल कंपोनेंट। और जब ये चार्ज पार्टिकल जाएगा तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये चार्ज पार्टिकल जाएगा तो इसकी कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी। मान लेते हैं t टाइम बाद पार्टिकल यहां पे पहुंच रहा है, और इसकी जो ये vy और ये यहां पर क्या काम करेगा, ये vx और ये यहां पर vy, और यहां अगर हम लोग बात कर लें तो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन इसका y और हॉरिजॉन्टल जैसे कि आपको पता है l है, इस तरीके से आपने देखा l है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कि फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू, जो चार्ज क्यू है इस पे लगने वाले फोर्स की बात करेंगे तो आपको पता है F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। अगर हम लोग यहां पर एक्सेलरेशन की बात कर लें कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात कर लें तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन M, और F अपॉन M की जगह यहां पे हम लोग क्या रख लेंगे, QE अपॉन M। ओके, यहां पर हम लोगों ने इस तरीके से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करी जो कि कितनी आई, QE अपॉन M। ओके, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके ड्रॉप कर देते हैं। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस में भी मोशन कर रहा है, वाई एक्सिस में भी मोशन कर रहा है, तो दोनों मोशन को हम लोग थोड़ा सा अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं। यहां पर हम लोग लिखते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, तो आपको पता है एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस के क्या हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर। और एक्स एक्सिस में अगर हम लोग बात करेंगे तो एल, और यहां पर अगर आप देखेंगे ये जैसे यूएक्स हो जाएगा, ये एएक्स हो जाएगा। तो आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल कितनी इनिशियल वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, वीएक्स इंटू टी, और प्लस यहां पे हाफ एएक्स की जगह हम लोग रखेंगे 0 इंटू टी स्क्वायर। यहां पर ax की वैल्यू क्यों 0 हो गई, आपने क्लास 11th में एक डेरिवेशन पढ़ा होगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो वहां पर आपको बतलाया गया होगा कि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के पूरे मोशन के दौरान पार्टिकल जो है अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज नहीं करता, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। और अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो ये हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यहां पे आपने देखा कि 0। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो t इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, L अपॉन vx। ओके, अब अगर हम लोग बात कर लें मोशन अलोंग वाई एक्सिस की, कि वाई एक्सिस में हमारे पास क्या होगा मोशन, यहां पे अगर हम लोग बात कर लें मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस में अगर आप यही चीज लगाते तो y इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो y इक्वल टू यू वाई, और ये क्या हो जाएगा, ए वाई। और अगर हम लोग बात कर लें यहां पर एट पॉइंट P की, पॉइंट P पर इनकी वैल्यू क्या होगी, तो पॉइंट P पर आपने देखा यहां पे y की जगह y, और इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, तो यहां पे यू वाई की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0 इंटू टी और प्लस के हाफ ए वाई, और इंटू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो यहां पे जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो y इक्वल टू अगर आप देखेंगे हाफ और ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर यहां पे क्या हो जाएगी, थर्ड। और जब इनकी वैल्यूज बेटा हम लोग यहां पे रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, जैसे कि आपको पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, यहां पे हम लोग रख देंगे इसमें वेयर
y इक्वल टू हाफ ए वाई की जगह हम लोग क्या रखेंगे क्यू ई अपॉन एम, और यहां पे अगर आप देखेंगे t की जगह रखेंगे तो l अपॉन, और ये कितना हो जाएगा vx का स्क्वायर। तो यहां पे आप एक चीज देखेंगे y इक्वल टू हाफ, और ये क्या हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम एल स्क्वायर, और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा vx स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आपने देखा कि जो डिफ्लेक्शन है वो चार्ज पार्टिकल का हम लोगों को प्रूव करना था क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m vx स्क्वायर। ओके बच्चों, इस तरीके से आपने ये फाइंड आउट किया। पावर पॉइंट पे थोड़ा सा समझ लेते हैं इसी चीज को। यहां मैंने कल भी पिछले वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था कि चार्ज टू मास रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, जब मैं बतला रहा था बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व किया था। ये आपने देखा इस तरीके से कोई फिगर है, और यहां पे सबसे पहले चार्ज पार्टिकल, उस पर लगने वाला फोर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया, फिर एक्सेलरेशन निकाल लिया। इनिशियल वेलोसिटी का आपको पता है वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, तो यहां पर एक्स एक्सिस में हमने निकाला, तो t इज इक्वल टू एल अपॉन वी एक्स, वाई एक्सिस में फाइंड आउट किया। तो आपने देखा कि y के लिए मेरे पास इस तरीके से आ जाता है, जिसमें हम लोगों ने a और a की मैंने वैल्यू पुट करी यहां पे, और आपने देखा t की वैल्यू पुट करी, तो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन ऐसे आ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कह के रखा हुआ है हम लोगों से, गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। Find out the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane. What would be the flux through the same square if the plane makes 30-degree angle with the x-axis? देखिए यहां पर मैं आपको बात कर लूं, जैसे इन्होंने कह रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, आपके पास यहां कितना दिया है 5 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये यहां पर आपको वैल्यू दी गई है, आपने देखा E की। एक कोई स्क्वायर है जिसकी साइड आपने देखा कितनी दी गई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अगर हम लोग एरिया की बात कर लें तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी कि आप यहां पे कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो 100 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। और चूंकि प्लेन यहां पे कैसा है हमारे पास में YZ, तो अगर हम लोग यहां पे इसके एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 टू दी पावर -4। और अगर ये YZ प्लेन है तो यहां पे इसका एरिया वेक्टर किस एक्सिस में काम करेगा, एक्स एक्सिस में, यानी कि यहां पे यूनिट वेक्टर क्या आएगा आई कैप। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर S। E की जगह अगर हम लोग रखे हैं तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 आई कैप, और डॉट करेंगे यहां पे S की, तो S की जगह 100 इंटू 10 टू दी पावर -4 आई कैप। तो यहां पे जब लोग सॉल्व करेंगे तो वे कितना हो जाएगा 500 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -1, या मेरे पास इसकी 50 आ जाएगा वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब यहां पे क्या रखा है, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। अगर प्लेन 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो उसका अगर हम लोग बात करें कि प्लेन यहां पे 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो हम लोगों को निकालना है, तो यहां आप लगा सकते हैं फाई इक्वल टू ES cos थीटा। एंगल दिया गया है, E की मैग्नीट्यूड यहां से आप फाइंड कर सकते हैं, S का मैग्नीट्यूड दिया ही गया है, फॉर्मूला वैल्यू आप यहां पे रख के निकाल सकते हैं। बच्चों इसको पावर पॉइंट पे थोड़ा एक बार और समझ लेते हैं इसको। जैसे कि आपने देखा E की वैल्यू दी गई है, एरिया हम लोगों ने निकाल लिया है, वेक्टर A की बात करेंगे, है ना, तो यहां पर वेक्टर ए से हम लोग यहां पे हमने निकाला। और सेकंड पार्ट में जैसे इन्होंने कह रखा है कि अगर प्लेन बना रहा है एंगल कितने डिग्री, आपको पता है 30 डिग्री, तो आपको पता है कि प्लेन 30 डिग्री बना रहा है तो उसका एरिया वेक्टर कितना बनाएगा, आप 90 - 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और जब इसी को आप लगाएंगे तो फाई इज इक्वल टू आप देखेंगे EA cos थीटा, और इनकी वैल्यूज पुट करके सिंपल करने पर हम लोगों को यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो हम यहीं पे आपका एंड करते हैं, बाकी क्लास नेक्स्ट हम कल कैरी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स।